हे गाइस वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन फराइस्ता एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। आज है जिसका लेक्चर नंबर 2। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो हम पढ़ेंगे एक कोश के जीवों में जनन कैसे होता है। और एक कोश के जीवों में जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन होता है। बेटा हम कल बात कर चुके थे, अगर आपने अभी तक कल वाला वीडियो और आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे, मतलब अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है साइंस जो वीडियोस की प्लेलिस्ट है 10 की, वो कंप्लीट वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सारी वीडियो से शुरू से लेके एंड तक के मिलेंगे। और वहीं पे टेलीग्राम चैनल का लिंक और दे रखा है, नोट्स लिखा होगा। तो नोट्स इसलिए लिखा है क्योंकि उस चैनल में आपको नोट्स मिलेंगे सारे, ठीक है, जो अब तक हमने चैप्टर पढ़ा दिए हैं। 10th के भी हैं उसमें, अब 11 और 12th के नोट्स भी वहाँ पे, 11th के तो अभी हमने नहीं डाले हैं उसमें, 12th के नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपको मिल जाएंगे, कुछ बायो के नोट्स भी वहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं आगे। आज का सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है एक कोश के जीवों में जनन कैसे होता है, या हम कहें कि एक कोश के जो जीव है वो कैसे जनन करते हैं। भाई हमारे बारे में तो अपने को पता है काफ़ी कुछ, लेकिन एक कोश के जीवों में हम कैसे, जैसे हमने पढ़ा लैंगिक अलैंगिक। भाई लैंगिक में क्या होता है, 2 जीव भाग लेते हैं, अलैंगिक में एक ही जीव भाग ले रहा है। तो एक जीव अलैंगिक जनन में एक जीव भाग ले रहा है, तो भैया वो कैसे जनन करेगा, आज हम समझने वाले हैं कि एक सिंगल जीव कैसे जनन करता है। ठीक है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है आज का। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा एक कोशिक या एक कोशिकीय जीवों में जनन, या फिर आप डाल सकते हो प्रजनन। ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। एक कोश के जीवों में जनन कैसे होता है बेटा, देखो एक कोश के जीवों में जनन कोशिका विभाजन या फिर आप कह लेते हो विखंडन के द्वारा होता है। एक कोश के जीवों में जनन कैसे होता है, कोशिका के विभाजन और विखंडन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसी में शॉर्ट में, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन या फिर हम कह सकते हैं विखंडन। यानी एक कोशिका में जो जनन होता है बेटा, कोशिका विभाजन और विखंडन के द्वारा होता है। क्लियर। अब एक कोश के जीवों में हमने समझा कि कोशिका विभाजन, अच्छा कोशिका विभाजन क्या है भाई, कोई एक कोशिका है, अगर वो 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में बढ़ जा रही है तो वो चीज़ क्या है, या फिर एक कोशिका से 2 या 2 से 2 हो गई या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न हो रही, तो वो कोशिका विभाजन। अच्छा इसी को हम विखंडन भी कहते हैं। जैसे हमसे पूछा गया विखंडन क्या है, ये आपका दे भी रखा है बुक में, विखंडन की डेफिनेशन। यहाँ पे क्या है, जैसे कोई एक कोशिका है, वो एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में, या फिर आप कहो 2 कोशिकाओं में, 2 से अधिक कोशिकाओं में वो बढ़ जाए। ठीक है, और बढ़ने के बाद आप ऐसे ले लो, जैसे ये एक कोशिका है, ठीक, अब यही कोशिका 1 2 3 में बढ़ गई, और ये तीनों कोशिका यानी इसी कोशिका से अब ये तीनों नई बड़ी कोशिकाएं बन जाएंगी। तो ये क्या हो गया, कोशिका विभाजन, या फिर हम इसको कह सकते हैं विखंडन कह सकते हैं। क्या कहेंगे, विखंडन। ठीक है, तो हम यहाँ पे विखंडन में ऐसे लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक है जनक कोशिका, यानी पेरेंट्स कोशिका है, जनक कोशिका है बेटा, और वो किस में बढ़ गई, 2 या 2 से ज़्यादा कोशिकाओं में मान लो बढ़ गई, 2 या 2 से ज़्यादा या अधिक हम लिख सकते हैं। नॉर्मली मैं लिख रहा हूँ, जिस अधिक लिख देता हूँ, चलो ये डेफिनेशन में ज़्यादा अच्छा रहता है। 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में वो बढ़ जाती है ना, विभाजित हो जाती है। 2 या 2 से अधिक में मैं ऐसे विभाजित। अगर कोई कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो रही है बेटा, तो ये कैसा जनन है, विखंडन कहलाता है। जैसे पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है, हाइड्रा। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, विखंडन के, हम एक तरीके से इनको कह सकते हैं। ठीक है, अब विखंडन के अगर हम टाइप देखें तो क्या रहता है, ठीक है, उसको समझते हैं बेटा। यानी कोशिका विभाजन का टाइप देखो, सबसे पहले हम देखते हैं अब इसी में द्विखंडन। द्विखंडन है ना,
तो आप समझ जाओ द्वि का मतलब हो गया दो, दो खंडन यानी दो खंड। खंडन से आप समझ लो दो खंड यानी दो भाग, ऐसे है ना। अगर कोई जनक कोशिका दो भागों में विभाजित हो रही है तो वो क्या हो गया, द्विखंडन कहलाएगा। यानी एक कोशिक जीव है कोई, और वो एक कोशिक जीव की जो कोशिका है यानी जनक कोशिका, वो दो कोशिकाओं में विभाजित हो रही है, तो ये द्विखंडन। ये आप चित्र में देख सकते हैं। अमीबा हो गया, लेशमानिया है, पैरामीशियम है, इन सभी में द्विखंडन बेटा पाया जाता है। अमीबा में क्या होता है, कहीं से भी हो जाता है। अमीबा में आप देख रहे हो ये चित्र इस टाइप का है, और इसमें जनन कहीं से भी हो जाता है। ये इसका केंद्रक है, इसमें यहाँ से किधर से भी इसमें जनन होता है। लेशमानिया की अगर आप बात करें तो इस टाइप से, अब इसमें कोड़े जैसी संरचना ये ऐसे निकला होता है। तो लेशमानिया में जो जनन होता है वो सीधे सीधे होता है, ठीक है। पैरामीशियम की बात करूं मैं तो पैरामीशियम चप्पल की आकार ऐसे होता है, ठीक है, चप्पल के टाइप में रहता है ये। एक मिनट, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें जनन ऐसे होता है, ऊपर आधा आधा अलग हो जाता है। तो ये सभी में क्या है, द्विखंडन बेटा होता है। बाकी आपको चित्र यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जो अमीबा है वो किस तरह से जनन कर रहा है, पैरामीशियम भी मैंने बता दिया आपको, उसमें से आधा आधा पार्ट हो जाता है। यूग्लिना में एक निश्चित सतह से होता है, पैरामीशियम में भी हो रहा है, लेकिन अमीबा में ऐसा नहीं हो रहा, वो कहीं से भी उसमें जनन होता है। तो द्विखंडन अगर हम बात करें तो द्विखंडन में क्या होता है, एक जनक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। वह जनन, वह एक कोशिका जनन जिसमें क्या होती है, एक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है, उसको बेटा हम द्विखंडन कहते हैं। तो द्विखंडन सबको क्लियर होगा, उम्मीद करता हूं बेटा। इसके बाद हम पढ़ेंगे खंडन क्या होता है, द्विखंडन और खंडन। देखो खंडन की अगर मैं बात करूं तो आपने काई देखा है, काई, तालाब वगैरह में काई देखा होगा, उसको स्पाइरो वगैरह कहते हैं। तो जो सरल संरचना वाले बहुकोश के जीव जब अनेक टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं और उन्हीं टुकड़ों से जब नए जीव का निर्माण होता है तो उसको हम कहते हैं खंडन। जैसे स्पाइरो वगैरह काई का आप चित्र देख सकते हो। और आपने देखा होगा तालाब में कहीं पानी भरा हुआ काई, अब उस काई को उठा के एक जगह से उसके टुकड़े करके अलग अलग जगह तालाब में छोड़, तो वो उधर भी ग्रो करने लगेगी जहाँ पे आपने डाला है, वो और बड़ा हो, मतलब और जगह काई ऊपर जो तैरती रहती है वो घेर लेगी। तो स्पाइरो वगैरह आपका हो गया इसमें, ठीक है। खंडन क्लियर है ना बेटा, ठीक। अब हम पढ़ेंगे बहुखंडन। क्या पढ़ेंगे, बहुखंडन, ठीक। बहुखंडन क्या होता है, अच्छा हमने ये क्या नाम है, विखंडन पढ़ा, द्विखंडन पढ़ा। द्विखंडन में दो कोशिका, द्विखंडन में क्या था, एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो रही थी, ठीक है, अमीबा, लेशमानिया और पैरामीशियम, ठीक है। अब हमारा है खंडन, हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुखंडन। तो बहुखंडन क्या है इसको समझ लेते हैं बेटा। बहुखंडन में आपको वैसे भी समझ, बहु मतलब बहुत, हाँ, खंडन मतलब खंड यानी भाग। अगर कोई एक कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो रही है, या फिर आप कह लो कि एक कोशिकीय जीव से बहुत सारी या अनेक संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं, बहुखंडन। ये पाया जाता है मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम में, ठीक है। अच्छा, मलेरिया का यानी मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। अच्छा, मच्छर की अगर सोच रहे हो सर मच्छर फैला, मच्छर बेटा मच्छर से होता है, मच्छर फैलाता है उसको, है ना। तो मलेरिया का जो परजीवी है वो क्या है आपका, प्लाज्मोडियम है, क्लियर। इसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट आपका होगा बहुखंडन के बाद बेटा आता है मुकुलन, ठीक। तो मुकुलन में क्या है, सारे चित्र मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, डेफिनेशंस भी आप नोट कर सकते हो, बाकी नोट्स आपको
आज भेज दिए जाएंगे, ठीक है। तो जिससे आप क्या है ना, नोट्सों से भी चीज़ें नोट कर सकते हो, साथ के साथ जो पढ़ा रहा हूँ उसको नोट करते जाओ। नोट्स मैं आज आपको भेज दूंगा इस चैप्टर के, तो आपको और ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक बार आप पढ़ के आओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा क्लास में, ठीक है। मुकुलन में क्या होता है, यहां ये मुकुलन बेटा हाइड्रा में होता है। हाइड्रा आपको दिख रहा है, इस टाइप का जीव है। अब देखो इसमें ये हाइड्रा है मान के, अब इसमें देखो आप उभार सा निकल रहा है, उधर चित्र में भी देख सकते हो ऐसे करके। तो इस उभार को ही हम वर्ड या फिर कहते हैं, इंग्लिश में वर्ड कहते हैं मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। अब ये मुकुल धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे बढ़ रहा है और बढ़ के क्या बन जा रहा है, एक संतति कोशिका, पूरा नया हाइड्रा बन जा रहा है। जैसे ये कंप्लीट हाइड्रा बनता है ये मुकुल बढ़ के, ठीक है, तो ये इससे फिर अलग हो जाता है, यानी एक संतति से दो संतति कोशिकाएं यहाँ पे भी अपने को देखने को मिल रही हैं। अच्छा, मुकुल में ऐसा नहीं है, ईस्ट में भी ऐसा ये रहता है। तो ईस्ट में भी मान लो इस टाइप का ईस्ट है, तो ईस्ट में एक के ऊपर एक मुकुल निकलता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है मुकुल में केवल दो भागों में ही बटे। तो मुकुल आपको समझना है, मुकुल में क्या होता है, जैसे उभार निकलता है और उसी उभार से एक नया जीव बनता है, ठीक। इसलिए उसको मुकुलन कहते हैं, क्योंकि उस उभार को हम क्या कहते हैं, मुकुल, उभार जो निकल रहा है और उसी से नया जीव बन गया, तो इसको हम मुकुलन कह देते हैं, ठीक है। मुकुलन द्वारा जनन हो रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा मुकुलन तक। बेटा नेक्स्ट है पुनरुद्भवन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला जनन। तो इसमें क्या होता है कि कोई जीव है, सरल जीव, और आपने उसको काट दिया टुकड़ों में, है ना। पुनरुद्भवन, या फिर हम इसको कहते हैं पुनर्जनन भी हम इसको कह देते हैं। पुनरुद्भवन में यहां पे लिख देता हूं, इसको हम क्या कह देते हैं, पुनर्जनन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे आप थंबनेल पे देखे होंगे तो वहां मैंने पुनर्जनन लिखा है। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लो कोई ये जीव है, ठीक, आपके चित्र में आप देखिए वहां पे हमने ले रखा है, ठीक है। कौन सा जीव वहां पे आपको दिखाई दे रहा है? अच्छा, ये जो पुनरुद्भवन है वो आपका यूग्लिना और हाइड्रा में देखने को मिल जाता है। स्टारफिश की भी अपने को स्टोरियां सुनने को मिलती हैं, ठीक। तो यूग्लिना और हाइड्रा में अपने को सॉरी प्लेनेरिया है, यूग्लिना नहीं है, क्या है, प्लेनेरिया है बेटा, ठीक। तो प्लेनेरिया, अब से प्लेनेरिया का मैं आपको चित्र बना देता हूं। ये बड़ा ऐसे ऐसे होता है, ऐसे करके आपको वैसे तो दिख ही रहा होगा, उधर है ना प्लेन एरिया है, ये ऐसे हो गया, ऐसे करके। अब इसके दो तीन भाग हमने उधर कर रखे हैं, तो इन तीनों भागों से क्या करता है, इन तीनों नए जीव बन जाते हैं। मतलब हमने तो टुकड़े किए इसको मारने को, इसके बन गए नए जीव। तो ये भैया क्या हो गया, पुनर्जनन हो गया। मतलब काटने के बाद हमने किसी चीज़ को, जैसे मान लो एक स्टोरी है कि कुछ मछुआरे क्या करते हैं, समुद्र पे मछली पकड़ने जाते हैं। अब वो वहाँ पे क्या करते हैं, जाल फेंकते हैं, जाल में क्या करती है, स्टारफिश आ जाती हैं। तो स्टारफिश से बहुत सारी फंस जाती है, वो परेशान हो जाते हैं, यार इनको बनाने के भी नहीं, कुछ भी नहीं, इनसे अपने को कोई फायदा नहीं। तो वो क्या करते हैं, स्टारफिश को निकाल के उनको गुस्से में काट काट के फिर समुद्र में फेंक आते हैं। फिर वो जाते हैं महीने 2 महीने बाद उस जगह पे, ठीक है, क्योंकि उनको पता था यहाँ तो स्टारफिश, फिर सोचते हैं शायद अब ना मिले, है ना। अब फिर जाते हैं, फिर क्या करते हैं, और अब की बार तो भैया जाल खींचना मुश्किल हो गया। वो सोचते हैं और बड़ी मछली फंस गई। जब खींचा अच्छे से, फिर पता चला और ज़्यादा स्टारफिश, और परेशान हो गए, ठीक है। तो पुनर्जनन में अगर किसी के भाग से, मतलब किसी को हमने काट दिया और कटे हुए भाग से जनन हो रहा है, उस भाग को, मतलब उसी भाग से कोई नया जीव बन रहा है, तो उसको पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। अब बेटा आता है नेक्स्ट जो है हमारा, वो है कायक प्रवर्धन या फिर कायक जनन। तो कायक प्रवर्धन क्या है, कायक प्रवर्धन या फिर आप कह लो जनन। अब कोई पौधा है, उसकी पत्ती, तना, जड़ आदि, ये जो है वो कायक अंग कहलाते हैं। अगर किसी पौधे की पत्ती, तना, जड़ से नया पौधा बन रहा है, तो उसको हम कहते हैं कायक जनन या फिर प्रवर्धन। ये वहां पर ज्यादा उपयोगी होता है जहां पर किसी पौधे के हमें क्या नहीं मिल रहे हैं भैया, बीज नहीं मिल रहे हैं। जैसे केला नॉर्मली ले लो, ठीक है, केला वगैरह, संतरा, अच्छा संतरा गुलाब, अच्छा संतरा गुलाब इनके बीज होते हैं, केले के बीज हमें नहीं मिलते।
तो इसमें फायदा क्या होता है, देखो कायिक प्रवर्तन क्यों ज्यादा है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, पौधा जो रहता है इसके लाभ बहुत अच्छे हैं। एक तो पौधा बिल्कुल जनक के समान, यानी जैसे संतति जो होती है, यानी बच्चा आप कह लो, वो पेरेंट्स के समान है। ठीक, जैसे पौधा है हमारे पास, मान लो हमारे पास संतरे का पौधा है और उस पर बहुत अच्छे बड़े बड़े संतरे आ रहे हैं और उसके काट के हमने टहनी को काट दिया, तो बिल्कुल वैसे ही संतरे आएंगे। लेकिन अगर संतरे के बीज को उगाएंगे तो वैसे नहीं आएंगे, क्योंकि फिर वो लैंगिक जनन से होगा। ठीक है, कायिक जनन वहाँ पे नहीं रहे, क्योंकि लैंगिक जनन में विभिन्नता आती है। ऐसे ही गुलाब की टहनी काट के गाड़ दो आप, तो वो उगती है तो उस पर वैसे ही गुलाब आते हैं, केले का। ठीक है, तो अब यहाँ पर वही चीज़ें अपने को समझनी हैं। अब एक समान, देखो यहाँ पे क्या है, जनक के समान ही संतति है। क्लियर, जनक के समान ही बेटा संतति है यहाँ पे। और आप ऐसे मान सकते हो, जैसे बहुत आलू हो गया आपका, अदरक है और शकरकंद है, इनको उगाना भी हमें लाभप्रद इनसे होता है, क्योंकि इनकी हम किसी में जड़ काट के गाड़ते हैं, किसी में किसी का पत्ती। अच्छा, आपने एक वो सुना होगा, पत्थर चट्टा सुना होगा बेटा, क्या पत्थर चट्टा। और पत्थर चट्टा क्या है, जैसे उसकी पत्ती, एक पत्ता होता है और मान लो इस टाइप का, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें क्या है ना, ये यहाँ पे देख रहे हो आप, ये यहाँ पे ऐसे करके ज़मीन में जब भी नमी वाली जगह, तो ये यहाँ से तनी से निकलने लगते हैं हल्के हल्के से, और वो जड़ें आप इनको कह सकते हो, एक तरीके से ये ज़मीन में घुस जाती हैं और यहीं से एक नया पौधा बन जाता है ना। लोग कहते हैं ये पत्थर चट्टा इसको इसलिए कहा जाता है कि वो पत्थर को चट कर जाता है, स्टोन वगैरह बन जाता है ना, पेट में पथरी वगैरह हो जाती है, तो उसके लोग इसको दवा के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन आप ऐसे ही मत करने लग जाना बिना पूछ के ताश के, है ना। आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होते हैं उनसे पूछ के आप कर सकते हो किस मात्रा में कौन सी चीज़ को लेना है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको कायिक जनन भी समझ आ गया होगा। कायिक जनन क्यों कर रहे हैं, कायिक जनन हमें, देखो जिन पौधों के बीज नहीं होते उनको उगाना कायिक जनन के द्वारा ही संभव हो पाता है अच्छे से, तो कायिक जनन भी बहुत काम की चीज़ है। ठीक, कायिक जनन के साथ साथ एक और हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं टॉपिक, ऊतक संवर्धन। क्या कवर कर लेते हैं, ऊतक संवर्धन। संवर्धन, है ना। ऊतक संवर्धन में क्या होता है बेटा, यहाँ पर जैसे कोई पौधा है, हमने छोटा सा पौधा हमें उगाना है और उसको कृत्रिम पोषक माध्यम में हम उसको उगाएं जिससे वो रोग रहित ना हो, मतलब अलग से किसी पौधे को या कोई कोशिका है हमने काट के उगा रखा है, या फिर इस तरह से भी देखो एक प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको संतरा बताया था, उसकी टहनी पे भी हम क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पर हल्का सा अलग से इस पर कट लगा के पोषक माध्यम देते हैं, जिससे कुछ दिनों बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पर ये जड़ों की तरह ही निकल आते हैं और उसको काट के हम गाड़ देते हैं। या फिर हम ऐसे कह लें, कोई जो पौधे या जो भी छोटे मोटे पौधे होते हैं, या फिर हमने बीज को अलग से पोषक माध्यम में उगाया जिससे वो बीमारियां उसमें नहीं होती हैं, और फिर हम उसको कहीं भी रोप सकते हैं फिर। ठीक है, ऊतक संवर्धन में ये आपका रहता है। चित्र आप देख सकते हैं, इससे आपको और भी अच्छा समझ आएगा। बाकी बेटा आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे, ठीक है, और वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। एक जो भी आज मैंने आपको पढ़ाया बेटा, वहाँ से एक बार उसको लिख लीजिए, एक बार वीडियो देखिए, ठीक है। फिर आप लिखने से पहले एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर लिखिए, फिर एक बार डबल की स्पीड पे वीडियो देख लीजिए। मैं श्योर बता रहा हूँ आपको 100% याद हो जाएगा सारा, और आपके मार्क्स भी आराम से 90 प्लस का स्कोर हो जाएगा। बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, और 90 प्लस लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है अगर आप रेगुलर हमारी वीडियो देख रहे हो। और आप अपने दोस्तों की भी हेल्प कर सकते हो, ठीक है, अपने मिलने वालों की भी हेल्प कर सकते हो उनको बता के, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।